गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल लुमिनस बायो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अमीबा प्रोटियस के संबंध में अध्ययन करेंगे। 17वीं शताब्दी में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने सन 1677 ईस्वी में स्वनिर्मित कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से दांतों के खुरचे हुए मैल और गंदे जल का अध्ययन किया, जिसमें उन्हें सूक्ष्म जीव दिखाई दिए जिसका नाम रखा टिनी एनिमलक्यूल। और यह टिनी एनिमलक्यूल जो जीव थे यह बैक्टीरिया जैसे जीव थे और उन्हें अमीबा जैसे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रोटोजोन की खोज की। लेकिन सन 1817 ईस्वी में गोल्डफस्ट नामक वैज्ञानिक ने इसे अमीबा प्रोटियस नाम दिया। अमीबा प्रोटियस नाम इसलिए दिया क्योंकि यह जो अमीबा होता है यह अनियमित आकार का एक कोशिकीय जंतु होता है और यह प्रतिपल अपनी आकृति बदलता रहता है और माना यह जाता है कि ग्रीस के समुद्री काल्पनिक देवी जिसका जो प्रतिपल अपनी आकृति बदलती रहती है उसका नाम है प्रोटियस, और उसी ग्रीस की समुद्री काल्पनिक देवी प्रोटियस के नाम पर इस अमीबा का नाम रखा गया अमीबा प्रोटियस, क्योंकि यह भी प्रतिपल अपनी आकृति बदलता रहता है, अनियमित आकार का होता है। इसका शरीर जो है 250 से 600 माइक्रोन व्यास का होता है। आइए मैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊं कि जो अमीबा प्रोटियस होता है यह किंगडम प्रोटिस्टा का प्रतिनिधि जंतु होता है और इसको फाइलम प्रोटोजोआ में, किंगडम प्रोटिस्टा में एक ही फाइलम है जिसको फाइलम प्रोटोजोआ कहा जाता है, तो अमीबा प्रोटियस फाइलम प्रोटोजोआ का प्रतिनिधि जंतु कहा जाता है। इसका जो सब फाइलम है वह सार्कोमास्टिगोफोरा होता है और क्लास सार्कोडिना, सब क्लास राइजोपोडिया, ऑर्डर लोबोसिया और जीनस अमीबा तथा जाति प्रोटियस होती है। हमने अभी आपको बताया कि प्रोटियस नाम इसलिए रखा गया कि यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जंतु होता है, लेकिन प्रतिपल इसकी आकृति बदलती रहती है। और यह हमने बताया अभी आपको कि 250 से 600 माइक्रोमीटर व्यास के आकार का होता है। और इसकी शारीरिक संरचना के बारे में मैं आपको बताऊं तो चूँकि इसकी आकृति हमेशा बदलती रहती है, अनियमित आकार का होता है, इसलिए जैसा ही आप बना देंगे वही उसका आकार मान लिया जाएगा। तो यानी इसकी शरीर की बाहरी सतह पर जो आवरण रहता है इसको कहा जाता है पेलिकिल। पेलिकिल द्वारा यह चारों ओर से ढका रहता है। इसके अंदर जो जीव पदार्थ होता है इस कोशिका के अंदर उसको सबको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, यानी जीव द्रव्य कहा जाता है। और यह प्रोटोप्लाज्म दो भागों में विभाजित होता है। ऐसा प्रोटोप्लाज्म जो जीव द्रव्य के कला के संपर्क में रहता है, यानी उसके पास रहता है, उस बाहरी भाग को कहा जाता है एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर की तरफ रहता है थोड़ा सा इसको कहा जाता है एंडोप्लाज्म। यानी इसका जीव द्रव्य एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभाजित होता है। और जो एक्टोप्लाज्म होता है वो थोड़ा सा जेल अवस्था में रहता है, विस्कस अवस्था होती है, और जो एंडोप्लाज्म होता है वह शाल अवस्था में रहता है। अर्थात इसका प्रोटोप्लाज्म शाल और जेल अवस्था में परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण इसमें प्रचलन अंग अर्थात स्यूडोपोडिया का निर्माण होता है।
इसके शरीर का आकार हमने बताया कि यह अनिश्चित होता है। जिधर इसको गमन करना रहता है उधर ही यह पेल्किल आगे की तरफ निकल आती है, जिसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है। स्यूडो मीन्स फॉल्स, मीन्स झूठा, कूट, और पोडिया मीन्स फूट। तो इसमें जो गमन अंग होता है यह स्यूडोपोडिया होता है। अमीबा में स्यूडोपोडिया द्वारा गमन होता है। और विलुप्त हो रहे स्यूडोपोडिया को यूराइड कहते हैं। पीछे की तरफ यह विलुप्त भी होते रहते हैं, क्योंकि शरीर का आकार अनियमित होता है, अनिश्चित होता है, तो आगे की तरफ इसमें स्यूडोपोडिया बनते रहते हैं, जिसके कारण इसमें गमन होता है। और जो विलुप्त हो रहे स्यूडोपोडिया होते हैं उनको यूराइड कहा जाता है। हमने बताया कि यह एक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एनिमल है, तो इसके शरीर की सारी जैविक क्रियाएं इसी एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। तो चूँकि यह एक यूकैरियोटिक जंतु है, इसलिए इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। वैज्ञानिक मास्ट के अनुसार इसके केंद्रक में लगभग 500 से 600 क्रोमेडिया होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स को इसमें क्रोमेडिया बोला जाता है। इनकी संख्या 500 से 600 होती है। क्योंकि यह यूकैरियोटिक जंतु है, इसलिए केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला इसमें विकसित होती है। और इस केंद्रक में पाया जाने वाला जो द्रव्य पदार्थ है उसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। और इसमें एक न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेनलेस धब्बे जैसी, काले धब्बे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, राइबोसोम्स यानी 80S राइबोसोम्स, ये सारी संरचनाएं जो एक विकसित यूकैरियोटिक सेल में होती हैं ये सभी पाई जाती हैं। क्योंकि यह जल में रहने वाला जंतु है, अमीबा एक स्वतंत्र जीवी जलीय जंतु है, स्वतंत्र जीवन विचरण करता है। और यह जल में पाया जाने वाला, स्वच्छ जल में पाया जाने वाला जंतु है। और प्रोटोजोआ जो नाम रखा गया यह प्रोटोस, प्रोटोस मीन्स फर्स्ट, और दूसरा इसमें भाग है जोआ। जोआ बना है लैटिन वर्ड जून से, जून मीन्स एनिमल्स, यानी यह प्रथम जंतु हैं। और माना यह जाता है कि प्रथम जंतु जिनका अवतरण हुआ पृथ्वी पर वह जल में बने और वो जलीय थे। इस तरह से यह जो अमीबा होता है यह भी जल में पाया जाने वाला एक कोश की यूकैरियोटिक स्वतंत्र जीवी जीव होता है। तो इसके चारों तरफ जलीय वातावरण होता है, यह जल में पाया जाने वाला जंतु है। तो इसमें चूँकि इसकी जो पेल्किल रहती है, बाहरी आवरण होता है, यह लचीला होता है, इसलिए इसमें भोज्य पदार्थ ग्रहण करने की जो ये क्षमता होती है, जब यह जल में तैरता हुआ कभी भी इसमें भोज्य पदार्थ के संपर्क में यह इसका बाहरी आवरण अर्थात पेल्किल आता है, तो इसमें इन्वेजिनेशन होने लगता है, वह अंदर की तरफ दबने लगती है और भोज्य पदार्थ धीरे धीरे शरीर में के अंदर समाहित होने लगता है और उसके चारों तरफ इस पेल्किल का आवरण बन जाता है। और जब वह अंदर चली आती है तो उसी को कहा जाता है खाद्यधानी, अर्थात इसमें भोजन का पाचन इंट्रासेलुलर और फूड वैक्यूल्स अर्थात खाद्यधानियों में होता है। तो इसके शरीर में बहुत सारी खाद्यधानियाँ होती हैं जो शरीर में मुक्त रूप से विचरण करती रहती हैं, भोज्य पदार्थ का उसमें पाचन होता रहता है। और जो जिन खाद्यधानियों में भोज्य पदार्थों का पाचन और अवशोषण हो जाता है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाती हैं और शरीर के पश्च छोर से फिर इसी तरह से जैसे ही इसने भोज्य पदार्थ ग्रहण किया है उसी तरह से यह शरीर से बाहर भी निकलती रहती हैं, जिसको वही क्षेपण कहा जाता है। इसमें एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कहा जाता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिकाएँ। यह संकुचनशील रिक्तिकाएँ इसमें ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती हैं। जो कार्य उच्च श्रेणी के जंतुओं में किडनी करती है, ठीक वही कार्य अमीबा के शरीर में पाई जाने वाली यह कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स करती हैं, संकुचनशील रिक्तिकाएँ करती हैं। अर्थात शरीर से
अतिरिक्त जल को बाहर निकालना इस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का कार्य होता है। यहाँ बात एक यह भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ दो प्रश्न इस तरह से आते हैं कि यदि अमीबा को आसुत जल में डाल दिया जाए, डिस्टिल वाटर में डाल दिया जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में आप उत्तर यह देंगे कि यदि अमीबा को डिस्टिल वाटर में डाल दिया जाए तो इसके शरीर में बहुत सारी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाएंगी और इसके शरीर में जो डिस्टिल वाटर आएगा वह अतिरिक्त डिस्टिल वाटर बाहर निकलता रहेगा। लेकिन यहाँ एक बात यह भी बताऊं कि जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। अगर केवल डिस्टिल वाटर में कुछ ज़्यादा देर तक आप डाल देंगे तो चूँकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है इसलिए इसमें श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगी और अमीबा की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन दूसरा प्रश्न एक यहाँ यह भी आता है कि यदि अमीबा को नमक के घोल में डाल दिया जाए तो क्या होगा। यदि अमीबा को नमक के घोल में डाल देंगे तो चूँकि नमक का घोल इसके जीवद्रव्य की अपेक्षा गाढ़ा होता है इसलिए इसमें इक्सास्मोसिस क्रिया द्वारा जल बाहर निकलने लगेगा। लेकिन जब वह जल बाहर निकलने लगा गया उस समय इसकी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कार्य करना बंद कर देती हैं और इसके जीवन की रक्षा हो जाती है। तो इस तरह के दो प्रश्न आपको आते हैं। और अमीबा जो होता है यह एक अमर जंतु है, इसकी कभी प्राकृतिक रूप से मृत्यु नहीं होती है। इसमें रीजनरेशन की बहुत अधिक क्षमताएं पाई जाती हैं। तो हमने आपको बताया कि जो अमीबा होता है इसमें कूटपाद द्वारा गमन होता है और विलुप्त हो रहे कूटपादों को यूराइड कहा जाता है। अब आइए हम लोग यह जानें कि जो अमीबा होता है इसमें भोज्य पदार्थों का पाचन और भोज्य पदार्थों को ग्रहण कैसे किया जाता है। अमीबा में चूँकि आकार अनिश्चित होता है इसलिए जब कभी भी भोज्य पदार्थ इसके शरीर के पेल्किल के संपर्क में आता है तो यह अंदर धंसने लगता है और इसको चारों तरफ से यह पेल्किल कवर करती जाती है और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है कि इस भोज्य पदार्थ के चारों तरफ पेल्किल का आवरण बन जाता है और यह भोज्य पदार्थ शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और इस क्रिया को फैगोसाइटोसिस कहा जाएगा, क्योंकि जब कोई कोशिका ठोस पदार्थ को ग्रहण करती है तो उसे फैगोसाइटोसिस अर्थात कोशिका भक्षण कहा जाता है। लेकिन जब कोई कोशिका द्रव पदार्थ को ग्रहण करती है तो उसको पिन्नोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा में फैगोसाइटोसिस और पिन्नोसाइटोसिस दोनों की क्षमताएं होती हैं। और इसी खाद्यधानियों में भोजन का पाचन होता है। सर्वप्रथम इसकी जो कोशिका में एंजाइम्स होते हैं भोजन को पचाने वाले, यह इस भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देते हैं और फिर इसके बाद उसके खाद्यधानियों का जो माध्यम होता है वह क्षारीय होता है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है बच्चों कि सर्वप्रथम खाद्यधानियों में भोजन का माध्यम कैसा होता है, तो आप यह उत्तर देंगे कि सर्वप्रथम खाद्यधानियों में भोजन का माध्यम अम्लीय होता है, इसके बाद वह क्षारीय हो जाता है। हम लोगों के शरीर में भी यानी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भी यही स्थिति होती है कि जब भोजन ग्रहण करते हैं हम लोग, आमाशय में आता है तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। आमाशय की गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। भोजन का पाचन स्टार्ट होता है, लेकिन भोज्य पदार्थ के जिस भाग का पाचन नहीं हो पाया है आमाशय में, वह आगे फिर जब इंटेस्टाइन में जाता है और जब ही वह ग्रहणी अर्थात ड्यूडेनम में पहुंचता है तो उसमें पित्त मिला दिया जाता है और पित्त क्षारीय होता है। उसका pH मान 7.4 से 7.5 तक होता है, अर्थात वह काफ़ी क्षारीय होता है और भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। ठीक इसी तरह से अमीबा के शरीर में भी खाद्यधानियों में भोजन का माध्यम प्रारंभ में अम्लीय होता है, इसके बाद वह क्षारीय हो जाता है। अब बात एक और भी यहाँ करूँ कि चूँकि अमीबा एक कोशिकीय जंतु है,
इसमें किसी प्रकार का कोई भी अंग नहीं होता है, लेकिन यह सारी क्रियाएं करता है। इसमें चूँकि शरीर एक कोशिकीय होता है, इसमें कोई श्वसन अंग नहीं होता है, लेकिन यह श्वसन भी करता है। आप कहेंगे कैसे? तो हमने अभी आपको बताया कि अमीबा के चारों तरफ जलीय वातावरण रहता है, अवस्था में ऑक्सीजन पाई जाती है और इसके शरीर के बाहरी आवरण से यह जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करता है और शरीर में श्वसन क्रिया में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को यह इसी अपने शरीर के बाहरी आवरण से कार्बन डाइऑक्साइड को जल में ही विसरित करता है। अर्थात जल से शरीर की सतह से साधारण विसरण विधि द्वारा इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है और जब यह ऑक्सीजन शरीर के अंदर आती है तो चूँकि हमने यह बताया है कि आपको यही एक यूकैरियोटिक जंतु होता है, तो इस ऑक्सीजन की सहायता से कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को चलाने का कार्य करती है। इसके बाद मैं यहाँ आपको एक बात यह भी बताऊं कि इसमें सर्कुलेशन की क्रियाएं होती हैं और यह जो इसमें खाद्यधानियाँ होती हैं यह शरीर के सभी भागों में सर्कुलेट करती रहती हैं और उसमें से भोज्य पदार्थ जिसका पाचन हो गया है वह रिस करके शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। इस क्रिया को अवशोषण कहा जाता है। अमीबा में हमने बताया कि कूटपाद द्वारा इसमें गमन होता है, यानी कूटपाद अमीबा का प्रचलन अंग है, लेकिन विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न मत दिया है कि किस तरह से इसमें कूटपाद का निर्माण होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह मत दिया कि आसंजन मत दिया और बताया कि जिस सतह पर यह तैरता है उससे और ये इसकी जो शरीर का आंतरिक वातावरण है उसमें दोनों के जो सांद्रता है उसमें अंतर होता है। इस कारण इसमें आसंजन मत द्वारा कूटपाद का निर्माण हो जाता है और जिसकी सहायता से यह चलता है। लेकिन जो लेटेस्ट थ्योरी दी गई उसमें यह कहा गया कि इसमें जो जीवद्रव्य है वह साल से जल अवस्था और जल से साल अवस्था में परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण कूटपाद बनते हैं। यानी कूटपाद बनने और उसमें गमन से संबंधी जो साल जल मत दिया गया यही सर्वमान्य मत है।